पहले लाइन से शुरू करो, पहले मटेरियल का मीनिंग जान लो, फिर मटेरियल कंट्रोल का कंसेप्ट जान लो। मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या? मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या? कीपिंग कॉस्ट इन एडहेरेंस विद सेट स्टैंडर्ड। डायरेक्ट मटेरियल सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट का, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। मटेरियल कंट्रोल इज पॉसिबल बाय 3 मेथड्स। आप लोग इन तीन, सॉरी, मटेरियल कंट्रोल के लिए आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा इन 3 चीजों के ऊपर। प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टोरेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, यूसेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, और ये तीनों पे कंट्रोल हो सकता है अगर ये सब डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके काम करें। तो कौन से डिपार्टमेंट्स है? परचेस ऑफ मटेरियल के लिए परचेस डिपार्टमेंट, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स, देन स्टोरेज ऑफ मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट, इश्यू ऑफ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम है, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है, स्टॉक ऑडिट होना चाहिए। तो ये सब फंक्शंस अगर इफिशिएंटली काम करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल करना पॉसिबल है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? फिर शुरू होता है अपना मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये भी पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, पढ़ना है, समझना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से बनाते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि आगे जाके वो लगता है। आगे जाके जीआरएन को क्या बोला था आपने? जो भी बोला था वो नहीं बोलना है। क्या बोला था? नहीं नहीं, जीआरएन, जीआरएन को कुछ तो बोला था। हाँ, ग्रॉस, और आगे कुछ बोला था वॉट, ऐसे नहीं, पता होना चाहिए जीआरएन मतलब क्या, पीआरएन मतलब क्या, एमआरएन मतलब क्या, उसके लिए पढ़ना है। उसके लिए पहले फैक्ट्री का लेआउट समझ लो बच्चों, उसके लिए फैक्ट्री का लेआउट समझ लो। मैं शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ 20-25 मिनट की, क्योंकि पढ़ाई करनी जब शुरू करोगे तो जरूरी है शॉर्ट रिवीजन देख लेना, क्योंकि टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आया तो थोड़ा सा एक थिंकिंग डायरेक्शन अपना सेट हो जाता है। अभी इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। अंडरस्टूड? ये सिर्फ पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे कि मटेरियल कंट्रोल कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करना है तो प्रोक्योरमेंट के ऊपर अपना कब्जा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, स्टोरेज के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, यूसेज के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? ये सारे फंक्शंस आपके हाथ में होने चाहिए। और ये कैसे हो सकते हैं? तो प्रोक्योरमेंट पे कैसे कंट्रोल लाया जा सकता है उसके लिए प्रोसेस समझना है हमें, परचेस का प्रोसेस। ठीक है? इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करने का है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम रिकॉर्ड्स रखने का है, स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम स्टोर्स में मटेरियल रखने का है, परचेस डिपार्टमेंट का काम परचेस करने का है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम जो भी करना है वो करने का है। फैक्ट्री गेट कुछ नहीं, गेट है, उसका कोई काम नहीं, गेट खुलेगा मटेरियल अंदर आएगा, दैट्स इट। अंडरस्टूड? हाँ। तो बच्चों शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होगी हमेशा। ओके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? उनका प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह बाकी बहुत काम होता है उनको, उसमें से एक काम इनका कौन सा है? बॉम्ब बनाना। ठीक है? बॉम्ब मतलब बिल ऑफ मटेरियल, रेसिपी ऑफ मटेरियल्स बनाते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले, देते हैं इन 4 डिपार्टमेंट्स को एक एक कॉपी, क्योंकि इनको भी पता चले कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो कौन सा मटेरियल लगता है। इट इज अ रेसिपी ऑफ ए कुकिंग। बिरयानी बनानी है, 1 वाटी कांदा, वॉटेवर जो तांदूळ लहसुन वॉटेवर जो भी लगता है वो बता देना एंड में रेसिपी शो में। देखा है क्या कभी आपने रेसिपी शो? बॉयज देखा होगा, मम्मी लगा के ही बैठती है। इज इट राइट? हाँ, बट नाउ इट इज वो गया फैशन, अभी यूट्यूब पे सब मिलता है। स्टेप नंबर 2, अभी वैसे शोज होते हैं, कोई देखता भी है? मुझे नहीं लगता है कोई देखता है, क्योंकि यूट्यूब पे जो बनाना है उन्होंने जो बनाना है वो क्यों सुनूं मैं? मुझे जो बनाना है वो मैं देखूंगा ना डायरेक्टली। कितने लोगों का करियर बर्बाद हो गया नहीं यूट्यूब से। एनीवे anyway, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ बीओएम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो किसके पास जाएंगे? स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके? एमआरएन। तो एमआरएन इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड गिवन टू स्टोर्स डिपार्टमेंट। एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। समझा? स्टेप नंबर 3, स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल खरीदना है अगर, क्योंकि स्टोर्स इशू करेगा प्रोडक्शन को तो उनका भी मटेरियल कभी ना कभी तो खत्म होगा ना जो अभी उनके पास है, तो उनको खरीदना है। तो उनको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है? पीआरएन, परचेस रिक्विजिशन नोट। परचेस रिक्विजिशन नोट बनाएगा कौन? स्टोर्स डिपार्टमेंट। दिया किसको जाएगा? परचेस डिपार्टमेंट को। एंड एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी दी जाएगी। ओके,
फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू। एकदम आसान करके दिया है मैंने प्रोसेस, आप मॉड्यूल में जाके देखो, बहुत पेजेस है इसके ऊपर। मैंने हार्डली 1-2 पेजेस में इसको खत्म कर दिया, वहां पे 10-12 पेजेस दिखेंगे आपको। ठीक है, यहां से पढ़ो, इनफ है। और ये लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है उसका क्लिप मैं अलग से निकाल के आपको बाद में देने वाला हूँ। यानी जब आप सेल्फ स्टडी शुरू करने वाले हो तो आप लोगों को वो 20-25 मिनट पहले देखना है मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, और फिर आप लोग पढ़ाई करो, आपका एक थिंकिंग डायरेक्शन सेट हो जाएगा। देन स्टेप नंबर 4, वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट स्टार्ट्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ पीआरएन। पीआरएन मिलने के बाद वो आप इनवाइट करेंगे कोटेशंस अलग अलग सप्लायर के पास से, कोटेशंस या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। फिर उसके बाद कोटेशन मिलेंगे, उन कोटेशंस को कंपेयर करके क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम, रिक्वायरमेंट, ऑल अदर रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट सब कंसिडर करके बेस्ट सप्लायर को सिलेक्ट किया जाएगा। और कौन सा ऑर्डर बनाया जाएगा, परचेस ऑर्डर। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट ने दिया हुआ किसको, सप्लायर को, कि भैया इतने मटेरियल भेज दो। तो परचेस ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय हुम, परचेस डिपार्टमेंट, प्रिपेयर्ड बाय परचेस डिपार्टमेंट एंड गिवन टू सप्लायर, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को एक एक कॉपी जाएगी। इंस्पेक्शन वालों को क्यों भेजा कॉपी, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमने मंगवाया है और कौन सा आ रहा है, गाड़ी तो वही चेक करने वाले हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा कि मैंने जो एमआरएन दिया था, एमआरएन नहीं सॉरी पीआरएन दिया था, वो उन्होंने परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट किया है कि नहीं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अकाउंट्स में पता चलने के लिए। और सप्लायर को क्यों देते हैं, तभी तो सप्लायर उतना मटेरियल भेजेगा, परचेस ऑर्डर। होटल में जाने के बाद परचेस ऑर्डर देते हो कि नहीं, एक पनीर टिक्का मसाला ओरली देते हो, ये लिखित दिया जाएगा परचेस ऑर्डर। अरे बोलो ना बच्चों। स्टेप नंबर 5, फिर मटेरियल आएगा बच्चों, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ मटेरियल अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ कलेक्ट करेंगे। मेक अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर सेटिस्फैक्टरी इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर गुड्स रिसिप्ट नोट। इंस्पेक्शन 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 करने के बाद आप जीआरएन बनाओगे। कौन आप, मतलब कौन, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जीआरएन बनाएगा, इज इट राइट। तो जीआरएन इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट गिवन टू सप्लायर को एक कॉपी देते हैं एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। परचेज डिपार्टमेंट को एक कॉपी जाता है कि भैया आपने जो हमें काम बताया था वो आ गया, देखो मटेरियल। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इमीडिएटली जीआरएन के साथ परचेस ऑर्डर चेक करता है, पेमेंट की प्रोविजन करने शुरू कर देता है। देन स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी एक कॉपी जाएगी कि भैया ये मटेरियल हम आप ट्रक के साथ आपको भेज रहे हैं, उतार लो। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी एक ऑर्डर डाला जाता है कॉपी, उनको भी पता चल जाता है कि स्टोर्स में ये नया मटेरियल आ चुका है, चलो भागो मटेरियल लेने के लिए। इफ सम मटेरियल इज नॉट इन गुड कंडीशन देन इट इज रिटर्न बाय प्रिपेयरिंग मटेरियल रिटर्न नोट। समझा क्या। फिर आगे स्टोरेज ऑफ मटेरियल बाय स्टोर कीपर होता है। स्टोरेज को भी कंट्रोल करना है, कैसे, जो हेवी बल्कि मटेरियल्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नजदीक रखने हैं, ठीक है ना। स्टोर्स के ऊपर भी ऐसे कंट्रोल करना है। प्रॉपर स्टोरेज डिपार्टमेंट का लेआउट होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इस साइड में और मटेरियल मांगने के लिए गेट निकाला है इस साइड में, ऐसे मत करो। जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहीं से इजीली नियर बाय एक्सेसिबल मटेरियल रखो, सो दैट वो आने जाने का टाइम भी खत्म हो जाए। पहले तो वर्कर एक तो हले डुले होते हैं, पता है आप लोगों को, काम ठीक से नहीं करते हैं तो बच्चों क्या होता है, मान लो अगर दूर रखा तो ऐसे घूमते घूमते आराम से स्क्रोलिंग करते करते जाएगा वर्कर, आधा घंटा उसी में जाएगा, आधे घंटे की वेजेस गए, उसमें प्रोडक्शन क्या किया इसने, कुछ नहीं। तो वर्कर को एग्जैक्टली बराबर फैक्ट्री से बाहर निकला, सामने स्टोर्स डिपार्टमेंट दिखना चाहिए। तो वो स्टोर का लेआउट, फैक्ट्री का प्लानिंग, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट वो सारे थेरोटिकली इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ू बच्चों। स्टेप नंबर 7, ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे आईसीए के फॉर्मेट में डिस्कस किया, वापस एक बार घर जाके देख लेना। आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद हमारा न्यूमेरिक कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू हो गया, मतलब अभी तक हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे सब कुछ, इज इट राइट। हाँ, न्यूमेरिक कैलकुलेशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, जिसको हम असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल में अगेन दो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो हमने न्यूमेरिक कैलकुलेशन के एग्जांपल्स को दो कैटेगरीज में बांटना है। कुछ एग्जांपल्स असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट पे है, यानी प्रोडक्ट को मटेरियल कॉस्ट कितना लगना चाहिए वो कैसे निकाला जाता है उसकी बात हो रही है। जो पे किया उसमें से कितना खर्चा पर यूनिट आपका निकलेगा, ये असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट है। वेयर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कशन।
मिनिमम कितना कैसे रखना है मटेरियल के कॉस्ट को, वो वहां पे चर्चा हो रही है। इज इट क्लियर? तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिट्स, मटेरियल आते ही उसका वैल्यूएशन करना कैसे है वो सीख लो, उसके क्या नियम है वो सीख लो, एंड अकाउंटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल, अकाउंटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल, मटेरियल जब इशू करोगे तब उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल सब लोगों को समझ में आ रहा है? पहले रिसीट का वैल्यूएशन सीखते हैं, जैसे ही मटेरियल आया करना है कि नहीं करना है, आया ना समझ में? नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वी कैन स्किप दिस, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आता है सब। डू यू वांट दिस और शैल वी टेक अ ब्रेक एंड वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर? आई डोंट माइंड, सब लोगों ने ध्यान देना है, ओके? सुन लो, बाद में यही काम आएगा। पढ़ाई करने से पहले अगर ये 20 मिनट का सेशन पढ़ोगे ना तो आपकी पढ़ाई दमदार होगी, क्या पढ़ना है पता चलेगा, नहीं तो पढ़ते रहोगे फालतू की चीजें। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिट, मटेरियल जैसे ही मिला स्टोर कीपर का पहला काम क्या होता है, उसको वैल्यू करना है, यानी पर यूनिट कितना कॉस्ट पड़ा वो देखना है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एवरी टाइम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस लॉसेस के केस में ओनली नॉर्मल लॉस क्वांटिटी माइनस करनी है। इज इट राइट? फाइन। तो सर ये न्यूमरेटर कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमरेटर, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेस ऑफ मटेरियल इज गिवन बिलो। तो सर इसका भी अर्थ बताइए, ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब क्या, हमारे लिए ये रॉ मटेरियल है और ये है कहां पे राइट नाउ, स्टोरेज डिपार्टमेंट में, तो स्टोरेज डिपार्टमेंट तक लाने के सारे खर्चे न्यूमरेटर में आने चाहिए। तो बात करते हैं, मान लो उसने हमें ग्रॉस अमाउंट 100 रुपए का बताया था, इमीडिएटली 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो प्रश्न है कि 100 रुपए का कॉस्ट लू या 90 रुपीज का कॉस्ट लू। इसका मतलब डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या करना है, तो डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट करके लेना है, ट्रेड डिस्काउंट आपके मटेरियल के कॉस्ट में से डिडक्ट होना चाहिए। तो 90 रुपीज से आप शुरू करो, या फिर 100 रुपए से शुरू करते हो तो 10 रुपए माइनस करो, अंडरस्टूड? वैसे कैश डिस्काउंट भी मिलता है बाद में अर्ली पेमेंट करने पे, तो क्या वो भी माइनस करना है? नहीं, कैश डिस्काउंट इज फाइनेंशियल इन नेचर, माइनस नहीं करना है। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव्स माइनस करना है क्या? हमेशा माइनस करना है। रोड टैक्स टोल टैक्स, गुड्स लाने के वक्त रोड टैक्स भरना पड़ता है, टोल टैक्स भरना पड़ता है, क्या इसका सेट ऑफ अवेलेबल होता है? नो, तो इसको खर्चा मान के मटेरियल का ही कॉस्ट समझना है, यानी न्यूमरेटर में इसको भी इंक्लूड करना है, अंडरस्टूड? फिर उसके बाद CGST SGST IGST मोस्टली सेट ऑफ अवेलेबल होता है, इसलिए उसको एक्सक्लूड करना है, बट क्वेश्चन में सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है ऐसा बोला तो इंक्लूड करना है न्यूमरेटर में। बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब अभी जो 1000 kg मैंने खरीदा ना उसका मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, 1000 kg के लिए जो जो पैसा भरा ना उसकी टोटल करूंगा न्यूमरेटर में लिखूंगा, लेकिन टोटल में मैं टैक्स तभी लूंगा अगर सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है तो, बट सेट ऑफ अवेलेबल है तो वो टोटल में मत देना प्लीज। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी का सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होता है, कस्टम ड्यूटी कब भरते हैं हम लोग, जब बाहर के देश से मटेरियल मंगवाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी का सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होता है, उसको इंक्लूड मत करना, सॉरी उसको इंक्लूड करना, सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होता है। देन डीमरेजेस फाइन डिटेंशन चार्जेस, डीमरेज मतलब मटेरियल अनलोड करने के लिए लेट हुआ तो आपको, या फिर लोड करने के लिए लेट हुआ तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए ट्रांसपोर्टर ने, ठीक है, फाइन लगाया, डिटेंशन चार्जेस लगाए, तो ये पेनल्टी नेचर के होते हैं। हमने क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते समय सुना है समझा है कि पेनल्टी वाले आइटम्स हम लोग कभी भी कॉस्ट आइटम्स में इंक्लूड नहीं करते, तो प्लीज डू नॉट इंक्लूड दिस, ये आप भुगतो खर्चा, आप इसको रेट में इंक्लूड ना करना, कस्टमर को मत लगाना इसको, यानी मैं इस वैल्यूएशन रिसिट में जो जो कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो मैं मेरे कस्टमर से वसूल करता हूं, याद रखना, इज इट राइट? और जो जो माइनस कर रहा हूं वो बेनिफिट मैं मेरे कस्टमर को पास ऑन कर रहा हूं, समझ लेना। इंश्योरेंस कमीशन फ्रेट इनवर्ट ऐड करना है, कॉस्ट में पकड़ना है। कंटेनर का कॉस्ट अगर नॉन रिटर्नेबल है तो पूरा का पूरा कॉस्ट इंक्लूड करो, रिटर्नेबल है
सेम प्राइस पे रिटर्न कर रहे हो तो कुछ भी मत इंक्लूड करो। 500 रुपए उसने लगाया था कंटेनर का, रिटर्न करते समय 400 रुपए वापस कर रहा है, तो 100 रुपए ही आपका खर्च हुआ, तो 100 रुपए ही इंक्लूड करो। अंडरस्टूड? तो ये न्यूमरेटर की बातें हो गई। लेकिन सर डिनोमिनेटर में क्या लेना है? डिनोमिनेटर में हमेशा परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी लेनी है। तो सर नॉर्मल लॉस क्वांटिटी क्यों माइनस करनी है, एबनॉर्मल क्यों नहीं करनी है? तो बच्चों इसके लिए समझना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कैलकुलेशन। नॉर्मल लॉसेस किसको होते हैं? सबको होते हैं, इसलिए सब लोग अपने कस्टमर को वो चार्ज करेंगे तो बेहतर रहेगा। और नॉर्मल लॉस हमेशा होता है, तो एवरी टाइम अगर मैं वो लॉसेस बियर करने लगूं तो फ्यूचर में मेरा नुकसान, मेरे जो अपेक्षित प्रॉफिट है वो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। तो नॉर्मल लॉसेस सब लोगों ने, पूरे इंडिया भर में जितने भी बिजनेसमैन है वो सब लोग नॉर्मल लॉस किससे वसूल करना चाहेंगे? कस्टमर से वसूल करना चाहिए। दिस इज द बिजनेस आइडिया, अदरवाइज योर प्रॉफिट मार्जिन विल बी कर्टेल्ड। सिर्फ सस्ता बेच के फायदा नहीं है, जो अपेक्षित प्रॉफिट है वो भी तो मिलना चाहिए। तो नॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट हमेशा कॉस्टिंग में क्या बोला है कि इट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम योर कस्टमर। तो नॉर्मल लॉसेस के केस में हमेशा हमें यही मानना है कि वो लॉसेस हमें हुए ही नहीं है, तो उसका एडजस्टमेंट क्वांटिटी में करके हम रेट को बढ़ा के लेंगे। यानी अगर मान लो मैंने 1,000 रुपए खर्च करके 100 यूनिट्स मांगे हैं, खरीदे हैं, तो मेरा एक यूनिट 10 रुपए का पड़ा है मुझे। बट अगर मान लो हर वक्त 10 यूनिट का नुकसान होता है हमें नॉर्मली, तो मैं बोलूंगा कि मैंने 1,000 रुपए देके 90 यूनिट ही खरीदे, तो मेरा रेट पर यूनिट में अपने बुक्स में कितना रिकॉर्ड करूंगा? 1000 डिवाइडेड बाय 90, यानी मेरे कस्टमर को मैं 11 रुपए 11 पैसे लगाना शुरू करूंगा। तो मैं प्रोडक्शन के लिए कितने यूनिट भेज पाऊंगा? 90 यूनिट्स। तो 11.11 से 90 यूनिट भेजोगे प्रोडक्शन के लिए, तो कस्टमर को आप 1,000 रुपए ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो। समझ में आया क्या? तो कॉस्ट शीट बनाते समय प्रोडक्ट का मैं मटेरियल का कॉस्ट कितना लूंगा? 11 रुपए 11 पैसे लूंगा, जबकि मैंने मटेरियल का प्राइस खरीदते समय कितना पे किया था? 10 रुपए। बट क्वांटिटी कम आ जाने के कारण नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस करके मैंने वो नॉर्मल लॉस का नुकसान किसके ऊपर स्प्रेड कर दिया? अच्छे यूनिट्स के ऊपर। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? Treatment of normal loss is amount spent on purchases of normal shortages is absorbed by good units. So total cost is divided by normal quantity received, means we don't consider shortage units as loss. हमारा लॉस हुआ ही नहीं ऐसा बोलते हैं हम लोग, और उसको क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं, तो उसके कारण अच्छे यूनिट्स का क्या हो जाता है? रेट बढ़ जाता है। बट यही सेम ट्रीटमेंट अगर आप एबनॉर्मल लॉस के लिए भी लगाना शुरू करते हो तो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस आर इज लॉस विच हैज हैपन टू यू ओनली, बाकी लोगों को नहीं हुआ है, इसीलिए तो उसको एबनॉर्मल बोल रहा हूं ना मैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो प्राइस और बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट पर यूनिट और बढ़ेगा, और एबनॉर्मल लॉसेस आप कस्टमर को लगाओगे तो सेलिंग प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। एज कंपेयर टू यू, कॉम्पिटिटर वो कॉस्ट लगाएगा नहीं, तो उसका सेलिंग प्राइस नीचे रहेगा। तो एबनॉर्मल लॉस एक बार हुआ है सिर्फ आपको, आप उसको भुगतो, यू बियर इट। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन हुआ तो यू एंजॉय इट, डोंट गिव दैट बेनिफिट टू द कस्टमर। सर लेकिन ये सब ध्यान में कैसे रहेगा? अरे बेटा ध्यान में रखना बहुत आसान है, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला रट्टा मारो, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस सिर्फ नॉर्मल लॉस क्वांटिटी माइनस करनी है। तो जो रेट आएगा वही रेट आपको मटेरियल इशू करते समय यूज करना है। अंडरस्टूड? वही रेट आपको मटेरियल इशू करते समय यूज करना है। लेकिन सर जो क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस की हुई उसका क्या? उसको हम लोग एज इफ अच्छे यूनिट्स की तरह मान के वैल्यूएशन करेंगे और उतना अमाउंट हम कहां पे भेज देंगे? पी एंड एल अकाउंट को भेज देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। तो फॉर्मूला यूज करके जो रेट निकाला था ना, यहाँ पे लिखा है देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके जो रेट निकाला था ना, उसी रेट से आपको एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना है और उसको कहां पे भेज देना है? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट को भेज देना है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? Normal loss is absorbed by good units. And what is the treatment of abnormal loss? Abnormal loss is transferred to costing P&L account using the same rate which is calculated using this formula. Understood? तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया है, पढ़ना है एक बार, उसके बाद ना आप लोगों को ये एग्जाम्पल देखना है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। दिस इज द कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल, विदाउट फेल ये तीनों सिचुएशन एक बार समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें ये लगने वाला है फ्यूचर में भी। मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ बच्चों, मैं आराम से जा रहा हूँ पहले 3 चैप्टर में, उसके बाद गाड़ी ऐसी भागेंगी ना, जो आएगा ट्रेन में उसको ही लेके जाऊंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। समझ में आया? अभी मैं आराम से ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये 3 चैप्टर जिसको समझे उसको कॉस्टिंग आएगा। समझ में आ रहा है क्या?
तो करो अच्छे से, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, उसके बाद सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। मैंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में बना के दिए क्वेश्चन, गाड़ी आपकी अटकेगी नहीं कहीं पे अगर आप लोगों ने ये क्लास नोट्स अच्छे से फॉलो किए। बहुत मेहनत की है बच्चों, ठीक है। मैंने खुद बैठ बैठ के दिन रात बैठ के ये सब प्लान किया है, सीक्वेंस किया है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, पिछले 2-3 बैचेस में ये सब किया हुआ है जो आपको मिल रहा है। उनको बस लिख के देता था, आप लोगों को टाइप करके दिया है, बस दैट्स इट, थोड़ा समय बचाने के लिए, सो दैट ये टाइम यूज हो सके। तो उसके कारण अभी जो आधा घंटा हमारा मिल रहा है हमें रिवीजन में यूज कर लिया, समझ लो, ठीक है, फायदे होते हैं। स्टेप 2, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल इशूड। अभी वैल्यूएशन ऑफ रिसिट समझा। अब हम मटेरियल आ चुका है गोडाउन में, उसका पर यूनिट रेट भी हमने निकाल के रखा है। तो पर यूनिट रेट में हमने सिर्फ उस मटेरियल का कॉस्ट नहीं पकड़ा है, उस मटेरियल के साथ साथ हमने क्या पकड़ा है, बाकी सारे खर्चों का अमाउंट भी पकड़ा है। बोलो हाँ या ना। फाइन। अब अपना रेट रेडी है मटेरियल इशू करने का। चलो मटेरियल इशू करें। 2 मिनट लगेंगे बच्चों, जरा रुकिए, बाद में ब्रेक देता हूं मैं। ब्रेक इज नॉट इम्पोर्टेंट। सर ये क्या बात हुई, मेरे को गालियां दो चलेगा, मैं बहुत बुरा हूं, मैं उसका पूरा ब्लेम लेता हूं, बट मैं ये खत्म करके जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अभी स्टोर कीपर का काम शुरू हुआ, देखो। तो पहले स्टोर कीपर की ड्यूटीज समझ लो। स्टोर कीपर का काम क्या है? एक तो पहला जनरल कंट्रोल ओवर स्टोर्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद मटेरियल की कस्टडी सेफ रखनी है, उसको ताले वगैरह लगा के रखने, चोरी नहीं होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं सारे के सारे। परचेज रिक्विजिशन कभी कभार उसको इनिशिएट, कभी कभार नहीं, हर वक्त उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। एडिक्वेट स्टॉक लेवल कंसिडर करने पड़ेंगे उसको। अभी समझा क्या ये पॉइंट? उस वक्त नहीं समझा था शायद, बट अभी आपको समझेगा। रीऑर्डर लेवल उसको बना के रखना है, मिनिमम लेवल उसको बना के रखना है, मैक्सिमम लेवल निकाल के रखना है, ये सब उसको करना है। फिर इश्यू ऑफ मटेरियल भी करना है, जो जो परचेस रिक्विजिशन नोट लेके आएगा, नहीं सॉरी कौन सा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट लेके आएगा, उसको उसके अगेंस्ट मटेरियल इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बोलो ना रे बच्चों। देन स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन, ये सारे काम स्टोर कीपर ने करने हैं। ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर करके ऐसा क्यूट सा क्वेश्चन अगर आया ना 2-3 मार्क के लिए, तो ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। हाँ, स्टोर रिकॉर्ड्स भी बनाने उसको। कौन से स्टोर रिकॉर्ड्स बनते हैं? बिन कार्ड्स। बिन कार्ड्स मतलब क्या? ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स होता है, जो एक छोटा सा कार्ड होता है, हैंग किया होता है कहाँ पे, अपने गोडाउन में बीन्स के ऊपर हैंग किया होता है, तो बीन या फिर बीन्स में रखा जाता है। तो जब भी बीन से मटेरियल, बीन यानी ऐसा एक स्क्वायर स्टोरेज यूनिट होता है, ऐसा रैक होता है, बड़े से बड़ा एक रैक होता है, और उसमें छोटे 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 ऐसे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उसको बिन बोलते हैं, ठीक है। तो बिन में मटेरियल कितना है वो उस कार्ड पे लिखा होता है। जब भी बिन से मटेरियल निकालोगे उस कार्ड पे अपडेट करो, बैलेंस निकाल के रखो, सिर्फ क्वांटिटी का डेटा होता है। सिमिलरली ऐसे जमीन पे रखे हुए मटेरियल जो होते हैं, वहां पे स्टोर कंट्रोल कार्ड बना के हैंग किए जाते हैं या फिर मटेरियल के ऊपर रखे जाते हैं। जब भी मटेरियल लेके जाओगे उस स्टोर कंट्रोल कार्ड पे मेंशन करते जाओ। ये भी क्वांटिटी डिटेल्स है, बिन कार्ड जैसा ही है ये, बट ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे और ये मटेरियल के नजदीक रखेंगे। तो वहां पे उस एरिया में वो मटेरियल मैं रखता हूं ना, वहां पे वो कितना मटेरियल है उस कार्ड पे पता चलेगा। अंडरस्टूड? जो भी मटेरियल लेके जाएंगे उस पे पहले अपडेट करेंगे और फिर मटेरियल इशू करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ। फिर स्टोर लेजर, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें क्वांटिटी कॉलम तो है ही, उसके साथ साथ अमाउंट का कॉलम भी मिलेगा आपको, रेट पर यूनिट का कॉलम भी मिलेगा। तो स्टोर लेजर का फॉर्मेट अगर मैं याद करूं तो डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, रिसीट का कॉलम होगा, इशू का कॉलम होगा, बैलेंस का कॉलम होगा। रिसीट के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट। रिसीट के कॉलम में क्वांटिटी जो आई वही लिखेंगे, जो रिसीव्ड क्वांटिटी है वो लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। बट रेट के कॉलम में कौन सा रेट लिखोगे? जो वैल्यूएशन ऑफ रिसीट में कैलकुलेट किया ना नॉर्मल लॉसेस वगैरह कंसिडर करके, वो रेट लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो रिसीट में अगर वैल्यूएशन ऑफ रिसीट के रेट आ गए और मान लो एक से ज्यादा रेट से वहां पे, जैसे कि मेरे पास अर्लियर लॉट जो था वो 1000 यूनिट का था, 10 रुपए से खरीदा हुआ था। अब जो नया लॉट आया है वो 10.5 रुपए से आया है। तो दोस्तों आप लोग जब मटेरियल इशू करोगे तो कौन से लॉट से इशू करोगे, उसके लिए हमारे पास बहुत मेथड्स हैं। तो वो सारे मेथड्स हमें आगे जाके पढ़ने हैं। इशू के कॉलम में रेट कौन सा लिखूं, उसके लिए हमें क्या पढ़ने हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ने हैं। कौन से मेथड्स है? फीफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड,
उसके बाद नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स भी है बहुत सारे, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बराबर है ना। तो देखेंगे सारे के सारे मेथड्स, यानी इशू के कॉलम में कौन सा रेट लिखना है वो आपके मेथड के ऊपर आधारित होगा, एंड बैलेंस उसके हिसाब से निकलेगा, बैलेंस उसके हिसाब से निकलेगा। बोलो हाँ या ना। तो बिनकार्ड वर्सेस स्टोर लेजर पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना है बाद में। मटेरियल इशू प्रोसीजर, तो मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट से इशू कैसे होता है। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्विजिशन नोट आता है, किसके पास से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको बना के भेजता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। जब तक एमआरएन नहीं आएगा तब तक स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल इशू नहीं करेगा। एमआरएन आया, एमआरएन की कॉपी लेंगे, उतना मटेरियल लाएंगे, स्टोर इंचार्ज उसको दे देगा। अंडरस्टूड। हाँ, मटेरियल ट्रांसफर नोट भी कभी कभार बनाना पड़ता है। कौन से केस में, अगर मटेरियल एक जॉब से दूसरे जॉब को ट्रांसफर हुआ तो। अंडरस्टूड। या फिर मटेरियल एक डिपार्टमेंट के लिए इशू किया था, वहां पे वो यूजफुल नहीं है, उन्होंने वो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा, तो मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाने का काम उन डिपार्टमेंट्स का है। अंडरस्टूड। एक कॉपी स्टोर्स में आएगी, एक कॉपी कॉस्ट लेजर डिपार्टमेंट में जाएगी। मटेरियल ट्रांसफर हुआ एक जॉब से दूसरे जॉब को, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, तो कभी भी उसका अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। कहां पे, स्टोर्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि मटेरियल स्टोर्स में आया नहीं है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपडेट करेगा कॉस्ट ऑफ जॉब। मान लो जॉब 195 के लिए मटेरियल इशू किया था और वहां से वो 198 को ट्रांसफर हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट 195 को जो कॉस्ट लगाया था वो कम करके 198 में कॉस्ट ऐड कर देंगे। बोलो बच्चों बराबर है क्या। शॉप क्रेडिट नोट, अभी मान लो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया, कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे, बराबर है कि नहीं। बट मान लो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज ही नहीं हुआ और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो मटेरियल लौटाएगा किसको, स्टोर्स डिपार्टमेंट को। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को जब वो लौटाएगा तब कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, शॉप क्रेडिट नोट। किसने बनाना ये डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है कि वो मटेरियल हमने वापस कर दिया है करके, और स्टोर्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, कॉपी लेगा, मटेरियल लेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा। समझ में आया। हाँ, तो शॉप क्रेडिट नोट टू रिटर्न द सरप्लस मटेरियल एट जॉब टू द स्टोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। स्टोर डिपार्टमेंट का रिसीट कॉलम, क्वांटिटी जितनी आई उतनी लिख दी, अमाउंट रेट कौन सा लिखा मैंने, वैल्यूएशन ऑफ रिसीट्स वाला रेट। ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी से जो रेट आया वो मैंने वहां पे लिखना है, एंड अमाउंट उसके बेसिस पे निकलेगा। ऑलरेडी एक लॉट था, नया वाला ये लॉट आया, दोनों भी बैलेंस कॉलम में आए। बोलो बच्चों। अब अगले दिन मटेरियल इशू करना है, एक लॉट 10 रुपए पर यूनिट का है और नया लॉट जो खरीदा है वो 10.5 रुपए पर यूनिट का है। तो बोलो बेटा मटेरियल कौन से लॉट से इशू करोगे। सर हम क्या डिसाइड करेंगे, वो मेथड के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज के लिए, यानी इशू कॉलम में मैं कौन सा रेट लिखूं, उसके लिए आप लोगों के फैक्ट्री में कौन सी मेथड यूज होती है वो देखना जरूरी है। 10 से इशू करूं या 10.5 से इशू करूं, वो आपके मेथड के ऊपर आधारित है। तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव सम कॉस्ट प्राइस मेथड्स, जो आपने पे किया उसके हिसाब से, यू हैव सम एवरेज प्राइस मेथड्स, यू हैव सम मार्केट प्राइस मेथड्स, यू हैव सम नोशनल प्राइस मेथड्स, यू हैव सम, बस दैट्स इट, इतने मेथड्स हैं। तो थ्योरेटिकली फटाफट फटाफट इन मेथड्स को समझना है और आगे बढ़ना है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब क्या, जिस लॉट से इशू किया है फिजिकली मटेरियल उसी लॉट का रेट लगाना है। समझ में आया। तो मान लो 10 रुपए वाले लॉट को मैंने इस कोने में रखा है और 10.5 वाले लॉट को इस कोने में रखा है, मटेरियल इस वाले लॉट से लेके गए तो कौन सा रेट लगाएंगे, 10.5 वाला। जो मटेरियल्स इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी ये अलग है वो अलग है, मटेरियल सेम ही है बट ये खरीदा हुआ मटेरियल मैं इस खरीदे वाले मटेरियल से अलग अलग रखता हूं, इसका मतलब वो इंटरचेंजेबल नहीं है, तो उस केस में आप लोगों को नहीं ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड यूज करनी है। बट बेटा उस केस में आप लोगों को स्टॉक भी स्पेसिफिकली अलग अलग रखना पड़ता है। 10 वाला स्टॉक अलग रखना पड़ता है, 10.5 वाला स्टॉक अलग रखना पड़ता है। जिसका मटेरियल प्रोडक्शन को भेजोगे वो रेट लगाओ। इज इट क्लियर। मान लो जब एमआरएन आया था तो स्टोर कीपर वहां पे था, तो वो कौन सा मटेरियल उठाएगा, वही मटेरियल उठाएगा, नजदीक वही है।
एम आई राइट और नॉट? तो 10.5 रुपए का रेट लगा। बट अगर अगली बार इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से इस गेट से कोई आया तो वहां पे रखा हुआ मटेरियल इशू कर देंगे, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बट फिर 10 रुपए का इशू प्राइस रख देंगे। यानी स्पेसिफिक प्राइस मेथड में कौन सा रेट यूज करना है वो क्वेश्चन में शायद इंस्टीट्यूट ही बताएगी, इसलिए इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगला मेथड कौन सा है? फीफो। पहले जो आया था वो मटेरियल पहले इशू कर दूंगा, सिंपल। उसका अगला मेथड कौन सा है? लीफो। लास्ट में जो आया था वो मटेरियल पहले इशू करूंगा। AS2 में ये मेथड सजेस्टेड नहीं है, कॉस्टिंग में है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला तो क्वेश्चन लिफो मेथड से चुपचाप सॉल्व कर लो, ज्ञान ना दो कि AS2 में अलाउड नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, हमें फ्री में मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ मत लिख के आना, लिफो से सॉल्व करके आना। बेस स्टॉक मेथड कौन सा मेथड है? जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एज अ बेस स्टॉक रखी जाएगी उसी रेट से। आर यू गेटिंग इट? और जो भी इश्यूज होंगे वो बाकी के लॉट से होंगे, लेकिन उसके लिए वापस आपको मेथड सिलेक्ट करना पड़ता है, लीफो या फिर फीफो। यानी आपको बस मेक श्योर करना है कि बेस स्टॉक वाले रेट से मटेरियल इशू नहीं करना है, बाकी के लॉट में से मटेरियल इशू करने के लिए आगे ना आपको मेथड सिलेक्ट करना ही पड़ता है। लीफो कर सकते हो, फीफो कर सकते हो, एवरेज कॉस्ट कर सकते हो, जो चाहिए वो करो। एवरेज प्राइस मेथड में दो प्रकार के एवरेज प्राइस मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस एंड वेटेड एवरेज प्राइस। मोस्टली कौन सा यूज करेंगे? वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? रेट का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। तो मान लो एक 10 रुपए वाला रेट है, एक 10.5 वाला है, तो 10 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2 10.25 आ जाएगा। क्वांटिटीज गई भाड़ में। बट वेटेड एवरेज में हम क्वांटिटीज को कंसिडर करेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज? टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव यू एवरेज रेट। जब भी नया मटेरियल खरीदोगे एवरेज आपको चेंज करके रखना है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? जब भी नए रेट से मटेरियल आया आपके इनवर्ड में तो आपको एवरेज चेंज कर देना है। आपके गोडाउन में मटेरियल सिर्फ दो कारणों से आ सकता है, एक तो नया वाला खरीदा हुआ, नहीं तो अर्लियर भेजा हुआ मटेरियल रिटर्न भी आ सकता है। रिटर्न भी आया तो भी एवरेज अपडेट करना मत भूलिएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? अब रिटर्न आया हुआ मटेरियल आप कौन से रेट से रिकॉर्ड करोगे? रिसिट कॉलम में। जिस रेट से पहले उसको इशू किया था उसी रेट से हम लोग हेलो हाँ जी आगे बढ़ू। हाँ, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। चलो मैं बात कर रहा था, नहीं चलो आगे जाके बात करते हैं उसके। मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में कौन से मेथड है? आप खरीदो कौन से भी रेट से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रिसीट कॉलम में आप वैल्यूएशन ऑफ रिसीट के मुताबिक रेट लिखो, बट इशू हमेशा मैं कौन से प्राइस से करूंगा? रिप्लेसमेंट प्राइस से। यानी पुराना वाला मटेरियल जब प्रोडक्शन के लिए बेचता हूं तो नया मटेरियल उस जगह पे आने का रेट, यानी मटेरियल का नया प्राइस, लेटेस्ट प्राइस से आपको इश्यूज वैल्यू करने। कोई सेंस है क्या इस मेथड में? यानी रिसिट में दिखेगा 10 रुपए का भाव, बट अगर मान लो आज नया मटेरियल 10.5 में मिल रहा है तो मैं कितने में इशू करूंगा? 10.5 में। तो सर अगर 10 में खरीदा और 10.5 में इशू करोगे तो प्रॉफिट के एरर्स आ सकते हैं ना आपके स्टोर लेजर में, वो तो होना ही है। बट कोई ऑप्शन नहीं, मेथड है बच्चों, बोला तो यूज करेंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ मटेरियल। मींस पुराना वाला मटेरियल अगर प्रोडक्शन के लिए इशू करता हूं तो वहां पे नया वाला मटेरियल लाना पड़ेगा। नया वाला मटेरियल कितने में आएगा? वो आपका रिप्लेसमेंट प्राइस है, यानी न्यू परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल, लेटेस्ट परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल। बट रियलाइजेबल प्राइस मेथड इज समथिंग डिफरेंट। वो पुराना वाला मटेरियल ही मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो कितने रुपए आएंगे, बिकॉज वो अब सेकेंड हैंड मटेरियल माना जाएगा और वो सस्ते में जाएगा। समझ में आया क्या? तो रियलाइजेबल प्राइस इज डिफरेंट, रिप्लेसमेंट प्राइस इज डिफरेंट। रियलाइजेबल प्राइस मेथड से मटेरियल इशू कब करेंगे? अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो मान लो अगर मैंने 10 में खरीदा हुआ मटेरियल है, अगर बेचने जाओ तो 8 ही मिलते हैं, तो मटेरियल इशू में कितना लिखेंगे?
₹8 लिखना है। पागलपन है, कोई यूज नहीं करता है। थ्योरेटिकली मेथड्स दिए है, पढ़ लो, खत्म कर दो। नोशनल प्राइस मेथड यानी आप जो पे कर रहे हो वो भी गया भाड़ में, पिछले वाले मेथड में भी गया था, यहाँ पे वापस गया भाड़ में। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड मतलब आप मटेरियल खरीदो कितने में भी, हम हमेशा उसको वैल्यू कितने से करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। हमने स्टैंडर्ड रेट मान लो ₹11 सिलेक्ट किया है, तो 11 से ही इश्यूज दिखाएंगे। खरीदेंगे 10 से, लेकिन दिखाएंगे 11 से इशू किया हुआ, यानी कस्टमर को हम ₹11 ही चार्ज करेंगे हमेशा। 12 से खरीदा तो भी 11 ही दिखाना। आर यू गेटिंग इट? बच्चों आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, कि इशू प्राइस में जो आप रेट लिखते हो वो आप कस्टमर को लगा रहे हो, क्योंकि दैट इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड। आपके मटेरियल का कंज्यूम का अमाउंट उसके रेट के ऊपर आधारित है। तो ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में अगर ₹12 ने मटेरियल खरीदा और ₹11 लगा रहे हो तो आप लॉस में जाओगे ही ना। अरे बोलो ना। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड मतलब जो खरीदे हो ना उसमें थोड़ा सा ऐड करके लगाओ। तो मान लो ₹10 में खरीदा है तो ₹12 में इशू करो, ₹2 ऐड करने हमेशा। ओके। रीयूज प्राइस मेथड पढ़ लो एक बार, खत्म कर दो। मोस्टली क्वेश्चन कौन से एरिया पे पूछे जाएंगे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, 3 पे ही क्वेश्चंस हमने देखे। बाकी कोई मेथड पे क्वेश्चन देखा क्या आपने? तो बाकी के सारे मेथड्स थ्योरेटिकली एक बार पढ़ने हैं, भूल जाना है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिटर्न एंड शॉर्टेज। दोस्तों मटेरियल अगर वापस आया स्टोर्स डिपार्टमेंट में तो उसका वैल्यूएशन कैसे करूं, यानी रिसीट कॉलम में उसको कौन से रेट से दिखाऊं। ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं हम लोग, कौन से रेट से दिखाएंगे रिसीट कॉलम में, जिस रेट से पहले इशू किया था उसी रेट से दिखाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हमने, हाँ तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो आया ना मटेरियल वापस, मैंने मतलब मैंने प्रोडक्शन को भेजा था, फिर वो मटेरियल घूम के मेरे पास वापस आया। अब वापस जब आया तब इस लॉट को पुराना वाला लॉट समझू या नया वाला लॉट समझू, अगर मैं फीफो लिफो यूज कर रहा हूं तो फ्रेश लॉट समझना है या पुराना वाला लॉट समझना है, इट इज योर एजम्पशन। मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा एक सिचुएशन आया था, वहां पे मैंने क्या एज्यूम किया था, फ्रेश लॉट एज्यूम किया था, बट मॉड्यूल में वहां पे पुराना वाला लॉट एज्यूम किया है। ठीक है ना। रिटर्न के केस में पुराना वाला एज्यूम करो, मॉड्यूल के हिसाब से जाना है तो। अब ऐसा ही रिटर्न में कौन सा डिस्कस कर रहा हूं, मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर। पहला वाला मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर है, और दूसरा वाला रिटर्न कौन सा है, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, जो मैंने अभी बात की। मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर है, पहले मटेरियल आया तो रिसीट कॉलम में लिख दिया, अरे बोलो, लेकिन वो खराब निकला तो वापस करना पड़ रहा है, या फिर हमें जो चाहिए वो नहीं है, वापस करना पड़ रहा है, बोलो क्या करोगे, इशू कॉलम में लिखेंगे। समझ में आया? इशू कॉलम में कौन सा रेट लिखोगे, जिस रेट से रिसीट कॉलम में लिखा था उसी रेट से इशू कॉलम में लिख के उसको बाहर निकालना है। लेकिन ये जो अब इशू कॉलम में लिख रहा हूं, क्या ये आपका कंजम्पशन है? नो, इट इज मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर। तो कंजम्पशन का टोटल निकालते समय ये कभी भी आपके टोटल में नहीं आना चाहिए। मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन। अंडरस्टूड? मैं जो बोल रहा हूं आपके दिमाग तक पहुंच रहा है ना? हाँ। कौन से रेट से उसको वैल्यू करना है, जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से उसको वैल्यू करना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? पक्का समझ में आ रहा है सबको? फाइन फाइन। और इसमें कोई पॉइंट डिस्कस करने लायक है क्या? हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट बाद में वापस आएगी आपके पास, सिर्फ क्वांटिटी देंगे। मैंने 100 यूनिट खरीदे, उसमें से 20 यूनिट वापस लौटा दिए वेंडर को, वेंडर ने उन 20 यूनिट्स की रिप्लेसमेंट दे दी वापस कुछ दिनों के बाद, तो वापस कौन से कॉलम में आएगा ये, रिसीट कॉलम में लिखेंगे। वापस रेट कौन सा लिखोगे, वही रेट जो पुराना वाला था जिससे हमने रिटर्न किया था, उसी रेट से हम इन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब इस रिसीट को फ्रेश रिसीट मानोगे या पुरानी वाली रिसीट मानोगे, क्योंकि उसके बाद भी 2 परचेसेस मैंने किए हुए मटेरियल मुझे मिले हैं, उसके पहले 2 नए परचेसेस के मटेरियल मिले हैं। तो बोलो बेटा इसको नया रिसीट मानो या पुराना वाला रिसीट मानो, एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। मॉड्यूल में कौन सा एजम्पशन किया है, हमेशा इसको फ्रेश रिसीट मानो। वेंडर से वापस रिप्लेसमेंट आया हुआ मटेरियल फ्रेश रिसीट मानना है। वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आया हुआ मटेरियल ओल्ड रिसीट मानना है। अंडरस्टूड? मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करना है इसको। ओके बोलो बच्चों। फिर उसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। 4 आप ऐसे पढ़ के भी खत्म कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर आपको करना पड़ेगा भैया, 6 नंबर आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। यानी मटेरियल रिसीट का अकाउंटिंग कैसे करना है, इशू का अकाउंटिंग कैसे करना है, यहां तक हमने चर्चा की।
अब यहां से आगे टॉपिक पूरा का पूरा बदल जाता है। यहां से आगे हम लोग मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट में कितना लगाना है उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। अब मुझे बस ये सब शुरू करने से पहले मुझे बता दो, प्रोडक्ट एक्स को, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लो हमारा रॉ मटेरियल एक्स है एंड हमारा फिनिश गुड्स ए है, प्रोडक्ट ए। ओके, ए का एक यूनिट बनाना है, ए का एक यूनिट बनाना है तो आपको 500 केजी रॉ मटेरियल लगता है। कौन सा? एक्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आगे का टॉपिक तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है? सब लोग हो ना मेरे साथ? अब रॉ मटेरियल एक्स का ना मैं स्टोर लेजर यहां पे बनाता हूं, आप लोग जरा इमेजिन करना सीख लो, ठीक है? ये रहा स्टोर लेजर ऑफ रॉ मटेरियल। ये कौन सा कॉलम है? बैलेंस। ये इशू कॉलम है एंड ये रिसिट कॉलम है। तो इसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 100 केजी, 10 रुपए रेट था, 1000 रुपए अमाउंट था। फिर उसके बाद परचेस किया था हमने, 1000 केजी खरीदा, 11 रुपए का रेट पड़ा तो 11,000 हुआ। ओके, अब स्टॉक कैसे दिख रहा है? 110, 1000 एंड 1000, 11, 11,000। ये 11 रुपए कैसे निकाला मैंने? इसमें सारे खर्चे आए डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस लॉसेस वगैरह हुए तो नॉर्मल लॉसेस सिर्फ माइनस किए मैंने। समझ में आया ना? मतलब सब खेल यहां से शुरू हुआ। ये 10 भी वैसे ही निकाला था मैंने उस वक्त के कैलकुलेशन के हिसाब से। अंडरस्टूड? अब हम एक यूनिट बनाने के लिए लेते हैं तो हम एक यूनिट का कॉस्ट शीट बनाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस बताना होता है ना बच्चों। तो एक यूनिट बनाने के लिए जब हम लेंगे प्रोडक्ट ए का, ए ही है ना? हाँ, तो पहला कॉस्ट कौन सा लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितना लगता है? 500 केजी। अब मुझे 500 केजी इशू करना है फॉर 1 यूनिट, इशू फॉर 1 यूनिट। आसान करके बता रहा हूँ, इशू फॉर 1 यूनिट। जरा मुझे बताइए 500 केजी कहां से इशू करूं अगर मैं फीफो मेथड यूज करता हूं तो सर 100 केजी 10 रुपए से जाएगा, बराबर? यानी 1000 रुपए का मटेरियल कंजम्पशन हो गया। यानी इस एक यूनिट को डायरेक्ट मटेरियल पहले 1000 रुपए का लग गया, फिर आगे के 400 केजी 11 रुपए से लगेंगे यानी 4400। तो कितना हो जाएगा ये? 5400। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 5400 आता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? यानी इशू कॉलम में जो नंबर आता है वही आपके कॉस्ट शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या बात कर रहे हो सर? दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ। स्टॉक कितना रहेगा जरा बताओगे प्लीज? 100 वाला लॉट 0 हो जाएगा और 1000 में से 400 गए तो बचे 600। रेट कितना है? 11, 6600। आपको मैंने कॉस्ट शीट पढ़ाते समय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालने के लिए बोला था? ओपनिंग स्टॉक कितना था रुपयों में? 1000 प्लस परचेसेस 11,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 6600। जरा निकालिए। ये समझ में आना चाहिए। और ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वैल्यूएशन ऑफ रिसीट्स के ऊपर। रिसीट ठीक से ढंग से वैल्यू करना सीख लो, इशू अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे अपने मेथड के अनुसार एंड आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा। इसको बोलते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। इसका इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तब कब से यही चिल्ला रहा हूं कि आपका मटेरियल टॉपिक 2 पार्ट्स में बंटता है। यानी प्रोडक्ट को कितना मटेरियल कॉस्ट लगाऊं ये मैंने अभी तक सीखा, ये 2 चर्चा करके अभी तक की चर्चा में ये सीखा कि भैया 5400 लगेंगे यहाँ पे। ये 5400 आपको स्टोर लेजर में भी मिलता है। यानी आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो इश्यूज हुए हैं, ये सिर्फ एक मटेरियल है बेटा। ऐसे अगर आप 5-5 मटेरियल कंज्यूम करते हो ना, 5 मटेरियल का टोटल आएगा यहाँ पे। तो 5 मटेरियल के 5 स्टोर लेजर्स, उसमें से जो मटेरियल इशू हुआ है वो इस प्रोडक्ट को लग रहा है। यानी इशू कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही अपने का अपना चार्ज है जो कस्टमर को करता है। ऐसे फिर बाद में डायरेक्ट वेजेस भी पे करूंगा, प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी पे करूंगा, प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा, फिर उसके बाद ओवरहेड्स भी खर्च करूंगा, प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स भी खर्च करूंगा, प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे चार्ज करने हैं, ओवरहेड्स टॉपिक में सीखेंगे। सर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे चार्ज करने हैं, अगले चैप्टर में सीखेंगे। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कैसे चार्ज करने हैं, ओवरहेड्स टॉपिक में सीखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कैसे चार्ज करने हैं, ओवरहेड्स टॉपिक में सीखेंगे। ऐसे हर टॉपिक में हमें असर्टेनमेंट का पहला पार्ट पढ़ना पड़ेगा और तब जाके आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बनेगा। अंडरस्टूड? हाँ, ये एक पार्ट है कॉस्टिंग का। सिर्फ कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आया? तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? ये होता है कॉस्ट कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करो। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है मतलब इसका कस्टमर के चार्जिंग के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अपने फैक्ट्री का मटेरियल कॉस्ट ही कैसे कम से कम रखा जाए उसकी चर्चा चल रही है। समझा क्या? समझा ना? पक्का? पक्का? हाँ। तो दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें स्टॉक आउट कॉस्ट एंड ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट का ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ करना यानी बैलेंस करना सीख लो। ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना है क्योंकि पैसा बहुत अटक जाएगा इन्वेंट्री में, एंड स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट भी खर्च हो जाएगा। एम आई राइट? तो दोस्तों ये करने के लिए आपको टोटल जितने भी टेक्निक्स दिए गए हैं थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल बाय फिजिकल कंट्रोल मेथड्स। आई बात समझ में? फाइन। तो इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल्स। बच्चों कितना मस्त लिखा है, मस्का एकदम। किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसा होगा ही नहीं। सर हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट? अरे बच्चों मैं भी आपकी तरह ही हूं, ज्यादा होशियार नहीं हूं, मेरे को ये समझ में आता है तो आपको तो पक्का आएगा। ठीक है? इन ऑर्डर टू सेट, कितना लिखा है देखो सुंदर भाषा में एकदम। इन ऑर्डर टू सेट क्वांटिटेटिव लेवल्स वी मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी टू बाय एट अ टाइम। कितना एट अ टाइम खरीदना है वो पहले डिसाइड करो, कितना खरीदना है। ईओक्यू वाला मटेरियल खरीदना है, ठीक है? ईओक्यू मीन्स अभी भी नहीं समझ में आता है आपको। ईओक्यू निकालना है मतलब क्या? एट अ टाइम कितना खरीदू वो डिसाइड कर रहा हूं मैं ईओक्यू मॉडल का फॉर्मूला यूज करके। यानी मैं एट अ टाइम कितना खरीदू, मुझे 10 किलो चावल लगता है पूरे साल भर में, तो क्या 10 किलो पहले ही दफा लेके आओगे? आधा आधा किलो भी ला सकते हो ना एट अ टाइम। हाँ, तो एट अ टाइम कितना खरीदना है सो दैट मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना हो जाए मिनिमम। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना है। मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट रखने के लिए मैं एट अ टाइम कितना खरीदू। तो दोस्तों वो समझने के लिए आपको पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट समझना पड़ेगा। मैंने कैसे लिखा देखो, ऑर्डर साइज वेयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इज मिनिमम। तो आपके मन में सवाल आएगा सर व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आता है, एनुअल परचेस कॉस्ट आता है, एंड स्टॉक आउट कॉस्ट भी इन्वेंट्री कॉस्ट का ही पार्ट है। ओके? तो सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या? इमीडिएटली दिया यहाँ पे मैंने, आपके मन में क्वेरी पॉपअप हुआ, आंसर आया। इसीलिए बोल रहा हूं कि मॉड्यूल रेफर ही मत करो, बहुत प्लान करके नोट्स बनाए हैं। ये सारी चीजें मैं लिख के देता था पहले, बस अभी वो सब टाइप फॉर्म में इक्वेशंस वगैरह सब दिया हुआ है, यूज इट। ये इतना करोगे ना तो मुझे गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर्स आएंगे, मतलब आएंगे ही। ठीक है? और 4-5 बच्चों को बोल देना कि स्वरूप सर के पास ही क्लास लगाना है। ठीक है? तभी वो रिटर्न में पैसा मिला मेरे को ऐसा समझेगा। आपसे फी मिला है, आई कैन एग्री, बट ये एडिशनल काम करने के कोई तो चार्जेस दे दो। मार्क्स मिलेंगे ना नालायक? अच्छा ज्यादा है तो रेफर करोगे, मार खाओगे नालायक। अच्छा कमीशन मांगना नहीं है? क्या हुआ? हाँ, उनका क्या हुआ? वो तो पहले से हमारे स्टूडेंट है, फिर भी कमीशन नहीं दिया हमने उसको। चलो आगे बढ़ो। क्या वो सेकेंड ग्रुप कर रही है रिया? हो गया क्या उसका क्लास? ऑलरेडी हो चुका है? आई डोंट रिमेम्बर। हाँ हाँ बराबर बराबर, पिछले बैच पे। सॉरी, कंफ्यूजन होता है आजकल, इतने बैचेस चल रहे हैं ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट which are associated with the purchase or order of materials
आपको अगर डर लगता है, पिछले बैच में मैंने ये सब लिख के दिया था, नहीं तो लगेगा सर शॉर्टकट मार रहे हैं हमारे बैच में। सब यही, आप उनके बुक्स चेक करो, यही लिख के दिया उनको, बाकी कुछ नहीं। द कॉस्ट, अरे बच्चों सॉरी सॉरी, मैं रिवीजन ले रहा हूँ, भूल ही गया। तो बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या, पहले समझना है। तो सिंपल सी बात है, एनुअल, और पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको समझ में भी नहीं आया तो इतना ही समझना है कि इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ ऑर्डर। इट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ ऑर्डर। अ ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर दिया जाता है क्वेश्चन में, लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर समझने की बहुत इच्छा हो रही है तो पहले ये प्रोसेस समझ लो कि परचेस का प्रोसेस क्या है। स्टोर्स डिपार्टमेंट एमआरएन निकालेगा, तो ये एमआरएन का प्रिंटिंग का खर्चा, फिर उसके बाद एमआरएन नहीं सॉरी पीआरएन, परचेस रिक्विजिशन नोट, फिर वो परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। परचेस डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे कोटेशंस इनवाइट करेगा, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। कोटेशंस इनवाइट करेगा मतलब सप्लायर को फोन करके नहीं बताता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। सब इंडिया में जितने भी सप्लायर है उस पर मटेरियल के, वो हमारे वेबसाइट को देखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। यानी मास स्केल पे बताना है कि हमें ये मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमें सस्ते में मटेरियल चाहिए और क्वालिटी मटेरियल चाहिए। अपने ही सप्लायर को फोन करके नहीं बोलना है कि कोटेशन भेज करके, बहुत कोटेशन आने चाहिए। तो हम इसके लिए पेपर में इश्तिहार देंगे, हमारे जो बिजनेस के डायरेक्टरीज होते हैं उसमें एडवर्टाइज देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, उसके लिए पैसा लगता है। प्लस ये परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम कर रहा है, वहां पे इतने सारे लोग काम करते हैं, उनके सैलरीज वेजेस, ये सब खर्चे कंसिडर करके, ये सब खर्चे कंसिडर करके एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आता है वो आपको निकाल के दिया जाता है। कैसे निकालते हैं सर? टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर दिस होल परचेस एक्टिविटी डिवाइडेड बाय पूरे साल में आपने कितने परचेस ऑर्डर डाले हैं, इज विल गिव यू परचेस कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बराबर। तो एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट, आपका रॉ मटेरियल जो है उसका एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख केजी है, यानी आपको पूरे साल में 1 लाख केजी का मटेरियल लगता है, और अगर आपका ऑर्डर साइज 10,000 केजी एट ए टाइम है, ऑर्डर साइज मतलब एट ए टाइम कितना खरीदते हो, तो कितने ऑर्डर्स दोगे बेटा? 10 ऑर्डर्स दोगे। और इन 10 ऑर्डर्स, मान लो एक ऑर्डर डालने का खर्चा 10 रुपए है, तो 10 ऑर्डर्स का कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। तो हाउ डू यू कैलकुलेट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री का सेकंड कॉस्ट। अब दोस्तों एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दी जाती है, देखा ना आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हर क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाता है इट इज 10%। क्यों समझू मैं इसको? समझना है, इच्छा हुई तो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या समझ लो। हमारे इन्वेंट्री का कॉस्ट अगर पर केजी 20 रुपए है, 1 केजी 20 रुपए में मिलता है, और अगर मान लो मैं 1 लाख केजी मेरे गोडाउन में हमेशा रखता हूं, तो मेरे 1 लाख केजी इंटू 20 रुपए, यानी 20 लाख रुपए पैसे अटक गए कि नहीं इन्वेंट्री में। अगर मैं इन्वेंट्री 0 रखता हूं तो ये 20 लाख फ्री हो सकते हैं और उसके ऊपर एफडी बना के मैं ब्याज कमा सकता हूं। तो ये जो ब्याज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, पॉकेट से नहीं जा रहा है, मेंटेलिटी, मेंटल कॉस्ट है ये इन्वेंट्री में ब्लॉक करने के कारण मुझे ब्याज नहीं मिला, मतलब मेरा कॉस्ट वहां पे इनकर हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रखना। प्लस गोडाउन में गुड्स मेंटेन करने के भी खर्चे होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे होता है, क्लीनिंग रखने के लिए कभी कभार मटेरियल साफ रखना पड़ता है, तो वहां पे एक एम्प्लॉय रखा है आपने, उसको काम ये की है मटेरियल को साफ करते रहना है उसको, क्योंकि खराब अगर धूल पड़ गई उस पर तो मटेरियल खराब हो सकता है। समझ में आया क्या? तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपका मटेरियल का। तो ये सब खर्चे कहां पे आते हैं? कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। इन सभी खर्चों का टोटल मतलब जो ब्याज आप फरगॉन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट करने के कारण, सॉरी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के कारण जो इंटरेस्ट आपका लॉस हो रहा है, वो इंटरेस्ट, मेंटेनेंस का खर्चा, सबकी टोटल ले लो, डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज कितने यूनिट होते हैं आपके इन्वेंट्री में, वो ले लो। आपको क्या मिल जाएगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। और उसको हम टोटल परचेस कॉस्ट पे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कभी कभार। तो कैरिंग कॉस्ट अगर आपको परसेंटेज में दिया तो इट दैट परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन परचेस कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल। 10% बोला तो परचेस कॉस्ट 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपीज पर यूनिट पर एनम। मीनिंग क्या है सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का? एक यूनिट अगर आप 1 साल के लिए इन्वेंट्री में रखते हो तो आपको कितना खर्चा होगा। ओके,
तो हमें एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए हमें क्या लगेगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना होता है वो लगेगा, क्योंकि इन्वेंट्री हर दिन सेम नहीं होती, हर दिन सेम नहीं होती इन्वेंट्री, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो एवरेज इन्वेंट्री ले लो इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ले लो। सर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला ऑर्डर साइज क्यों है डिस्कस करूंगा मैं, बट इसके बदले अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक अलग से है क्लोजिंग स्टॉक अलग से है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 भी ले सकते हो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। इज इट राइट? फाइन। तीसरा कॉस्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कौन सा, एनुअल परचेस कॉस्ट। ये तो बहुत आसान है, रॉ मटेरियल का खरीदने का रेट इनटू आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको 1,00,000 केजी रॉ मटेरियल लगता है पूरे साल में और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी 10 रुपए, तो आपका 10 लाख रुपए परचेस का खर्चा होने वाला है कि नहीं? अरे बोलो ना बच्चों, इट इज अ कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल का मटेरियल खरीदने का खर्चा ही है। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट भी बच्चों सिंपल है, अगर आपका 1 यूनिट स्टॉक में नहीं है तो आपको कितने रुपए का नुकसान होता है, ये कैलकुलेटेड एंड प्रोवाइडेड टू यू होता है इन क्वेश्चन। तो आपको ऐसे बताया जाता है स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इज 50 रुपीज। तो ये 50 कैसे निकाला, ये जानने की उत्सुकता है तो समझिए। जब भी कभी स्टॉक आउट होगा तब हमें खर्चे करने पड़ते हैं ना, कौन से, वेजेस देने पड़ते हैं, ओवरहेड्स इनकर हो रहे होते हैं, तो वो सब अमाउंट का टोटल पूरे साल भर का, स्टॉक आउट के कारण मैं वेजेस पे किया हूं बट प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो मान लो 10,000 यूनिट में प्रोड्यूस नहीं कर पाया पूरे साल में, अलग अलग दिनों में ये इवेंट हुए थे, तो 10,000 यूनिट में प्रोड्यूस नहीं कर पाया, समझ में आ रहा है? और मान लो मैंने ये प्रोड्यूस नहीं कर पाया, इसलिए नुकसान कौन सा हुआ, वेजेस 2 लाख रुपए के पे किए थे उस पीरियड में, फिर उसके बाद 2 लाख के ओवरहेड्स खर्च हुए थे, और इन गुड्स को अगर मैं बनाता तो 1 लाख का प्रॉफिट भी कमा सकता था, तो मेरा टोटल नुकसान कितना हुआ, 5 लाख, जिसमें से 4 लाख कैश में हुआ है, पॉकेट में से पैसा गया है, बट 1 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी गई। तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं कॉस्टिंग में? हाँ, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं कहाँ पे कस्टमर को लगा रहा हूँ इसमें से कोई खर्चा, मैं तो सिर्फ मेरा एनालिसिस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, हम यहाँ पे एनालिसिस वाइज कर रहे हैं, ये हमारे इंटरनल डेवलपमेंट के लिए टास्क चल रहा है सब कुछ। यहाँ से कोई भी खर्चा हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर रहे, कस्टमर को जो चार्ज करना तो ऑलरेडी देखा है हमने, बोलो रे बच्चों। हाँ, तो टोटल कितना नुकसान हुआ बच्चों, ये 10,000 यूनिट ना बनाने के कारण 5 लाख का, और आपका कितना यूनिट नहीं बना, 10,000, तो बेटा 5 लाख का नुकसान होता है अगर 10,000 यूनिट नहीं बनाते हैं, तो पर यूनिट कितना आया, 50 रुपए। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है, 50 रुपए, यानी 1 यूनिट मेरा नहीं बना तो मेरे को 50 का लॉस है। ऐसा एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है बच्चों ये। इज इट इजी? समझ में आया? आपको लोड नहीं लेना है, आपको 50 रुपए दिया जाएगा क्वेश्चन। ये 4 कॉस्ट समझे आपको, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है। अब हम डिसाइड कर रहे थे, सर आप कहां से कहां चले गए, अब हम डिसाइड कर रहे थे कि एट अ टाइम कितना खरीदेंगे, ठीक है? तो हमने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढना है, ईओक्यू मॉडल, फॉर्मूला से निकालना है आंसर, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कुछ एजम्पशंस करने हैं। ओके, तो ईओक्यू मॉडल अगर आपको यूज करना है तो ये एजम्पशंस आपको समझने पड़ेंगे। क्या क्या एजम्पशंस है? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पूरे साल भर के लिए फिक्स रहेगी पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमेशा पूरे साल के लिए फिक्स रहेगी, एनुअल रिक्वायरमेंट आपको रॉ मटेरियल का पूरे साल का पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, यानी आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, यानी एट ए टाइम आप 1,000 यूनिट, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1,00,000 केजी की है मान लो, एट ए टाइम 1,00,000 केजी खरीदो या एट ए टाइम 1 यूनिट खरीदो, आपका परचेस प्राइस सेम रहेगा, ऐसा एजम्पशन है। ऐसा एजम्पशन करने के कारण मैं आगे का सोच रहा हूं, ऐसा एजम्पशन करने के कारण मेरा ऑर्डर साइज कोई भी हो, मेरा परचेस प्राइस क्या रहेगा, एनुअल परचेस कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। इसलिए हम एनुअल परचेस कॉस्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके फाइन। उसके बाद लीड टाइम 0 मानना है, लीड टाइम 0 मानना है। लीड टाइम मतलब कौन सा टाइम, द टाइम गैप बिटवीन परचेस ऑफ मटेरियल एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो लीड टाइम को अगर मैं 0 मानता हूं, इसका मतलब मैं फोन करता हूं, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, मटेरियल इमीडिएटली आ जाता है, यानी मेरे पास सेफ्टी स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेफ्टी स्टॉक भी 0 है आपका, ये भी एक एजम्पशन है ईओक्यू मॉडल का। अब दोस्तों लीड टाइम अगर 0 है, बच्चों मैं ऊपर जो 4 कॉस्ट डिस्कस किए ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, उसमें से एक कॉस्ट एलिमिनेट कर चुका हूं, कौन सा, परचेस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, तो इग्नोर दैट कॉस्ट, बिकॉज हर ऑप्शन में वो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा।
1 लाख केजी 10 रुपए का मटेरियल है मान लो पर केजी, तो कितना रहेगा वो 10 लाख रुपए। 1 यूनिट एट अ टाइम खरीदो 10 लाख ही आएगा, 2 यूनिट खरीदो 10 लाख ही आएगा, 3 यूनिट खरीदो 10 लाख ही आएगा। अगर सभी ऑप्शन में ये सेम ही रहने वाला है तो वाई शुड नॉट वी इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर दैट कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट ईओक्यू मॉडल के लिए इग्नोर करता है फिलहाल, क्योंकि ईओक्यू में हम ये एजम्पशन कर रहे हैं। एंड लीड टाइम भी 0 है, मतलब क्या, मटेरियल कम पड़ा रे पड़ा, मैं ऑर्डर करूंगा इमीडिएट आ जाएगा मटेरियल, इसका मतलब स्टॉक आउट होगा क्या कभी? दैट्स वाई स्टॉक आउट कॉस्ट भी कितनी मानेंगे, 0 ही मानेंगे। उसको भी इग्नोर कर दिया तो बचे कौन से कॉस्ट, 2 कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इन दोनों का नेचर समझना है। कितना मस्त लिखा है देखो, अंडर ईओक्यू द परचेस कॉस्ट इज एज्यूम्ड टू बी सेम फॉर एवरी ऑर्डर साइज एंड लीड टाइम इज एज्यूम्ड टू बी 0। सर आप जो बोल रहे हो वही लिखा हुआ है, परचेस कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट इन डिसाइडिंग ऑर्डर साइज। अभी इतना कर पढ़ना है आपको, बस घर जाके पढ़ो। हेंस ईओक्यू इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो हमें समझना पड़ेगा, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर साइज, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों का रिलेशन समझते हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना, या फिर दोपहर को कभी कभार क्लास में सोते हो ना, तो सोते सोते समय ना इसका इमेजिनेशन करो, कैसा है मटेरियल टॉपिक का फ्लो। मुझे तो दिखता है पूरा मटेरियल टॉपिक, मुझे तो पूरा मैं मटेरियल नहीं, मेरे कॉस्टिंग का पूरा बुक मेरे दिमाग में प्रिंटेड है, अकाउंट्स का पूरा बुक मेरे दिमाग में प्रिंटेड है, हर एएस मैंने किस किस फ्लो में सिखाया है, दैट इज ऑल देयर इन माय माइंड। और ये जिस दिन आपको दिखना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आप देखो 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लाओगे। इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, जोश होना चाहिए, और हर चीज को अगर आप चैलेंज करके एक्सेप्ट करोगे ना तो इट इज पॉसिबल। कुछ नहीं, बैठे बैठे बार बार रिवाइज करते रहना है, क्या दिक्कत है। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों को एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट कंपेयर करना है। मुझे पता है कि आपको ब्रेक की जरूरत है, बट अभी 4:30 वैसे भी बजे ही है, तो लेट्स फिनिश दिस। ठीक है, पता ही नहीं चला आपको टाइम कब हुआ। देखो बच्चों की ऐसी रिएक्शन आती है ना, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि 4:30 बजे सर अब भी। इसको बोलते हैं इन्वॉल्व होना किसी भी पर्टिकुलर थिंग में। गुड, आगे बढ़ू क्या बच्चों? ब्रेक चाहिए? ये खत्म करता हूं और फिर ब्रेक देता हूं, ठीक है? लवकर सोडून देऊ काय? करेक्ट 4:55 सोडतो तुम्हाला। आगे बढ़ता हूं बच्चों, क्या बोल रहा था मैं? चलो रे चलो, काम की बातें करते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट को एनालाइज करो। चलो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए जरा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसका नेचर समझने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए, दिख रहा है क्या यारो, ऐसा मतलब बढ़ा, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कब बढ़ेंगे, जब आप ऑर्डर साइज छोटा करोगे तो, बराबर है क्या? बट अगर आप ऑर्डर साइज बड़ा करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स घट जाएंगे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगी। तो मेरे को एक मंत्रा मिल गया कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट कम करना है तो ऑर्डर साइज ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। केतन ने बोला था कि सर एक ही ऑर्डर करो, एक बार ही एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब एक बार ही ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। बट बेटा एक ही ऑर्डर करूंगा तो मटेरियल भी उतना ही आएगा ना गोडाउन में, तो फिर कौन सा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का ऑर्डर साइज के साथ क्या रिलेशन है, अगर ऑर्डर साइज बढ़ाया तो एवरेज इन्वेंट्री भी ज्यादा हो जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। सर ये कहां से फॉर्मूला निकाला? मैंने आपको बताया कि लीड टाइम 0 है, यानी मैं कभी इन्वेंट्री रखूंगा ही नहीं मेरे पास, बराबर है कि नहीं? तो मेरा हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 0। और आते ही मैं पहले क्या करूंगा, मटेरियल खरीदूंगा नया वाला, तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू न्यू मटेरियल परचेस। खरीदता कितना हूं मैं, ऑर्डर साइज जितना, तो ऑर्डर साइज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, बराबर है कि नहीं? तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ऑर्डर साइज होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कितना होता है, 0। इसलिए ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं मैं, इसका मतलब ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ईओक्यू मॉडल में, हाँ, क्योंकि ईओक्यू मॉडल में हम एज्यूम करते हैं कि लीड टाइम इज 0। हाँ, तो बच्चों एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर साइज बढ़ाया एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट वही ऑर्डर साइज कम किया तो एवरेज इन्वेंट्री कम हो जाएगी एंड आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इन दोनों कॉस्ट को मैं सामने सामने रखता हूं, ऑर्डर साइज बढ़ाया तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है,
बट ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। बट ऑर्डर साइज घटाया तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट आर इनवर्स विद ईच अदर। एक को कम करने जाओ दूसरा बढ़ता है, दूसरे को कम करने जाओ पहला बढ़ता है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। दोनों के फॉर्मूलाज हमने एक दूसरे के सामने रख दिए, और इन फॉर्मूलाज को ऐसे आगे सॉल्व करके जो आपके बुक में है, ऑर्डर साइज का एक नया फॉर्मूला निकाला, इज इक्वल टू √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पूपा। इज इट राइट? और ये आपको बताएगा, ये ऑर्डर साइज मतलब ही ईओक्यू है। ईओक्यू इज व्हाट? ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? किस सवाल का जवाब देता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? हाउ मच क्वांटिटी शुड आई बाय एट अ टाइम। यानी ये सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि भैया एट अ टाइम कितने यूनिट्स खरीदने हैं। आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको इस फॉर्मूला से। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पे वर्क होता है। अंडरस्टूड? जहां पे प्राइसेस चेंज होने शुरू हुए, हम ईओक्यू यूज नहीं करते, हम रैंडम कैलकुलेशन करते हैं स्लॉट में, बराबर ना? सैंपल्स लेते हैं और उसके हिसाब से टेबल बना के कैलकुलेशन करते हैं, और वहां पे हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से निकालते हैं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट अलग से निकालते हैं, एनुअल परचेस कॉस्ट भी वहां पे कंसिडर करते हैं क्योंकि डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एंड फिर हम डिसीजन देते हैं कि ये लोएस्ट होने के कारण ये अपना ऑर्डर साइज होना चाहिए। अरे बोलो। फाइन। एक बार आपने ईओक्यू कैलकुलेट किया, उसके बाद कुछ एग्जांपल से ऐसे सॉल्व करो, सॉल्व करो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली बार हम लोग हमारा एजम्पशन ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा? कि परचेस प्राइस के वक्त डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे वाला, बराबर है ना? हाँ, बट डिस्काउंट जब मिलते हैं तब हमें अलग अलग स्लॉट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। सुनिए बच्चों, बच्चों ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 1200 रुपए का प्राइस लगाएंगे अगर ऑर्डर साइज लेस देन 500 है तो। 1180 का प्राइस लगाएंगे अगर ऑर्डर साइज 500 से 1000 के बीच में है तो। जाहिर सी बात है, मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 5000 टन। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है केतन? मेरे पास कितने ऑप्शन है? बाद में बताना उसको जो भी बताना था। कितने ऑप्शन है मेरे पास? अगर मेरा एनुअल ऑर्डर साइज, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 टन का है तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं ऑर्डर साइज के? 5000 ऑप्शंस है। मैं पागल नहीं हूं 5000 ऑप्शंस के 5000 कॉलम निकालने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, मुझे कौन से सैंपल्स लेने हैं जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि वहां पे ही डिस्काउंट मिलेगा और वहां से आगे कुछ हद तक वो डिस्काउंट सेम रहेगा। डिस्काउंट के कारण ही मेजर फर्क पड़ने वाला है अभी, क्योंकि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एनुअल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का क्या रिलेशन है? एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को कम करोगे पहला बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ता घटता रहता है। फर्क कौन से कॉस्ट के कारण पड़ेगा? परचेस कॉस्ट के कारण। और वो कहां पे चेंज हो रहा है? वहां पे आपको वो स्लॉट लेना है। तो यहाँ पे मैं कौन से साइजेस लूंगा? ऑर्डर साइजेस। सैंपल लेना है, 5000 कैलकुलेशन आई कैन नॉट डू इन एग्जाम, तो सैंपल कौन सा लूंगा? 0 से 500 में से बीच का 250। और जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है 500 यूनिट तक, 1200 का प्राइस है, 499 तक, 500 यूनिट जैसे ही खरीदे प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए का फायदा हो गया। तो 500 का एक ऑर्डर साइज लेना है, देन 1000 का। सर ऐसा बोलो ना कि यहाँ पे जो है इस साइड लेफ्ट साइड में जो होता है उसका पहले लेना है। नहीं, जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है। मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकते हैं। जहां पे आपको पहली बार डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो ऑर्डर साइज आपके कैलकुलेशन में होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? 2000 एंड देन 3000। कभी कभार क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक ऑर्डर डालो, दो ऑर्डर डालो, तीन ऑर्डर डालो, 5, 20। अगर क्वेश्चन में ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए तो उसके हिसाब से ऑर्डर साइज रखना आप लोग। ओके? और फिर आप लोगों को इन सभी कॉलम्स के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल परचेस कॉस्ट, तीनों का टोटल करके निर्णय लेना पड़ेगा कि जहां पे लोएस्ट कॉस्ट है वो अपना ऑर्डर साइज होना चाहिए। मतलब सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ईओक्यू का एजम्पशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अंडरस्टूड? अरे बोलो। और ये सब करने के बाद वापस क्या पूछा इन्होंने? ईओक्यू एज्यूम करो कि 1500 रुपए का प्राइस है ऐसा समझ के ईओक्यू निकालो। तो वहां पे 1500 का प्राइस लेके ईओक्यू निकालना है। अरे बोलो। ब्रेक चाहिए? चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू रिवाइजिंग। 5 मिनट का एग्जैक्टली 4:35 हुआ है, पानी पी के आना है बस, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ू? तो बच्चों
इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए पहला आपको लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री सेट करना था, और लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री सेट करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी ब्रॉट एट अ टाइम। ओके, ये आपको याद रख लाने के लिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स आपको समझने हैं। ठीक है, फाइन, दिमाग में एकदम फिक्स। कल अगर पूछा कोई भी चीज आना चाहिए, याद रखना। मॉक टेस्ट नंबर 1 मटेरियल एंड कॉस्ट शीट कब रखना है बोलो। कॉन्फिडेंस तो ऐसे दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। सैटरडे को करें। ये देखो कारनी बाबा आ गए। बुक्स का क्या संबंध है, सॉफ्ट कॉपी में से। अच्छा चलो, बुक्स आने के बाद करते हैं, बुक्स आने के बाद 7 दिन में। ओके, त्याच्यानंतर ठेवू, दोन्ही एकत्र नको, तुम्हाला झेपणार नाही अभ्यास। ये इसको जो च्यवनप्राश खाता है ना, उसका फोटो खींच के तो आप भी सब लोग खरीद लो नालायक को। ये आजकल एकदम एक्टिव है। कहाँ पे थे तुम? ग्रुप 1 में क्या चल रहा था तुम्हारा फिर? ग्रुप वन में कोई डिस्ट्रैक्शन था क्या उसको? जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अच्छा खैर जान दो, नालायक को ध्यान दो। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? तो ईओ को पहले डिसाइड किया, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर सेटिंग लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज। बच्चों, इन्वेंट्री लेवल्स को क्वांटिटेटिव लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव लेवल्स डिसाइड करने के लिए आपके पास टोटल कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 7। तो आपको 7 फैक्टर्स ढूंढने हैं। ओके, उसको हम 3 कैटेगरीज में, पहले कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल। यहां पे आके पढ़ना है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, एवरेज हो सकता है। बराबर है, मतलब ये तीनों डेटा आपको दिए जाते हैं। एंड तीसरा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिपेंडेंट है? रीऑर्डर क्वांटिटी। आपके सारे फॉर्मूलाज में ये 7 नंबर ही यूज करने हैं, 7 में से कुछ जो एप्लीकेबल है। फाइन, तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया रीऑर्डर लेवल का। ये फॉर्मूला मैंने बनाया ही नहीं था, आपने ही बताया था। तो हमें सारी रिस्क कवर करनी है, हमें स्टॉक आउट नहीं होना है। देखो, तो स्टॉक आउट नहीं होना है तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। उसके लिए आपको एक एग्जांपल बना के इसको समझना पड़ेगा। मान लो मैक्सिमम यूसेज 6 kg है पर डे। मोस्टली कंजम्पशन पर डे कब दिया जाता है? अगर लीड टाइम आपका डेज में है तो। लीड टाइम अगर मंथ्स में है तो कंजम्पशन भी पर मंथ का दिया जाएगा। लीड टाइम अगर वीक्स में है तो कंजम्पशन भी पर वीक दिया जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो मान के चलते हैं 6 kg, 4 kg, एंड यहां पे कितना आएगा? 5 kg। एंड लीड टाइम मान लो 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन। ओके, तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक आउट नहीं होना है तो आपका स्टॉक जब 18 kg पे है ना, तभी आपको रीऑर्डर प्लेस करना है। इससे क्या हो जाता है, मान लो अगले 3 दिनों में मटेरियल आएगा, ये पक्का है क्योंकि मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 3 दिन। और अगले 3 दिन में मान लो मैक्सिमम कंजम्पशन भी हुआ, जो कि वर्स्ट केस है, तो 6 कितना खत्म होगा? 18 kg खत्म होगा। और आप जीरो लेवल पे जब आ जाओगे स्टॉक पे, तब तक आपका नया मटेरियल आया होगा आपके पास। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रीऑर्डर लेवल। मतलब व्हेन रीऑर्डर लेवल आपको क्या बताता है? when should we place our next order is what reorder level tells you. And how much quantity you are going to buy at reorder level? EOQ quantity, जो आपको सबसे कम कॉस्ट इन्वेंट्री का देने वाला है। अंडरस्टूड और नॉट? अरे बोलो ना। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाता है? विदाउट सेफ्टी स्टॉक, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसमें आप लोगों ने देखा, अगर आपका मैक्सिमम कंजम्पशन भी उन दिनों में हुआ तो आप लोग जीरो पे आ जाते हो, जीरो पे आ जाते हो, बट स्टॉक आउट नहीं होता है कभी आपका। अरे बोलो ना। लेकिन सर चौथा दिन लगा तो वो चांस नहीं है। हम यहाँ पे एज्यूम करते कि हमारा डेटा एकदम परफेक्ट है, तो मैक्सिमम से ज्यादा लीड टाइम हमें लगेगा नहीं। बट अगर मान लो उसको भी कवर करना है तो आप सेफ्टी स्टॉक भी रख सकते हो ना। तो कुछ यूनिट हमेशा सेफ्टी स्टॉक में रखा करो। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। रीऑर्डर लेवल विद सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इज इट राइट?
एवरेज कंजम्पशन लेना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है सेफ्टी के पर्पज के लिए। तो मैं एवरेज जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन ही होता है एंड लीड टाइम भी एवरेज ही लगता है। तो अगर वो कंसिडर करूं मैं, तो यहाँ पे कितना स्टॉक होने पे मुझे रीऑर्डर प्लेस करना चाहिए था? ऑन एन एवरेज मैं 5 केजी कंज्यूम करता हूँ, एवरेज मतलब रोज का, मैक्सिमम मतलब कभी कभार, मिनिमम मतलब कभी कभार। तो एवरेज 5 केजी, 2 दिन का लीड टाइम लगता है ऑन एन एवरेज, तो 10 केजी होगा तो भी इनफ है मेरे को रीऑर्डर प्लेस करना। बट मैंने सेफ्टी पर्पज के लिए थोड़ा स्टॉक और रखा है, मान लो मैंने सेफ्टी पर्पज के लिए 10 केजी रखा है, तो मेरा टोटल रीऑर्डर लेवल कितना होगा? 20 केजी। यानी जब आप सेफ्टी स्टॉक लेते हो तब रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए कौन सा कंजम्पशन रेफर करना है? एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम। एंड विदाउट सेफ्टी स्टॉक करना चाहते हो तो मिनिमम सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। और सर ये बाकी के कौन से लिखे हुए हैं? ये बच्चों मिनिमम लेवल के फॉर्मूला से निकाला हुआ है एंड ये मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला से निकाला हुआ है। ओके, ये बाद में समझेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए ज्यादा पैनिक क्रिएट मत करो। ये दो फॉर्मूलाज ही आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने। चलो, बट कभी कभार वो मिनिमम मैक्सिमम वाले फॉर्मूला से भी रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ ध्यान से सुनते हैं, मिनिमम लेवल मतलब क्या? मिनिमम लेवल एक इंडिकेटिव लेवल है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये रीऑर्डर लेवल के नीचे आएगी। बट मिनिमम लेवल पे स्टॉक आते ही आप लोगों ने बताना शुरू करना चाहिए कि चलो ऑर्डर का फॉलोअप करो करके, क्योंकि आपका मटेरियल अभी डेंजर पोजीशन पे आ रहा है। जैसे कि मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल मेरा कितना था? 18 केजी। उसके बाद नॉर्मली कंजम्पशन कितना होगा? एवरेज कंजम्पशन अपना कितना है? 5 केजी एंड एवरेज लीड टाइम 2 केजी। तो जिस दिन आपका 10 केजी खत्म हो जाएगा, जो कि एक एवरेज सिनारियो है आपका, और जिस दिन आपका मटेरियल 8 केजी पे आ जाएगा, यू शुड बी फॉलोइंग अप फॉर द मटेरियल। देखो मटेरियल कहां पे आया है, भेजा है कि नहीं भेजा है, क्योंकि आगे आपके पास कितने दिनों का मटेरियल है खाली? आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है? 5 केजी का है ना, तो आगे के 2 दिनों का ही मटेरियल अपने पास खाली बचा हुआ है, तो यू शुड डू समथिंग। ओके, ऑलरेडी 2 दिन खत्म हो चुके हैं, एक ही दिन बाकी है, मेरे पास सिर्फ 2 दिनों का ही कंजम्पशन है। देखो, नहीं 2 भी नहीं, 1 दिन का ही है। तो यू शुड बी सीरियस एट दिस पॉइंट, देखना है कि कहां पे है मटेरियल। ओके, समझा ना बच्चों? मैक्सिमम लेवल इज ऑल्सो इंडिकेटिव, इसके ऊपर हमें स्टॉक लेके नहीं जाना है, हमें ब्रेक इवन करना है। किसका? ओवर स्टॉकिंग का एंड स्टॉक आउट का। ये करने से मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, मिनिमम लेवल पे स्टॉक आने के बाद मैं कुछ एक्शन लूंगा। मैक्सिमम लेवल के ऊपर स्टॉक भेजना भी नहीं है। कैसे निकालना है मैक्सिमम लेवल? रीऑर्डर लेवल मेरा कितना था? 18 केजी माइनस, मान के चलो कि आपका मिनिमम कंजम्पशन होता है उन दिनों में जब तक लीड टाइम खत्म नहीं होता है रीऑर्डर करने के बाद, उन दिनों में मिनिमम कंजम्पशन कितना है? मिनिमम कंजम्पशन 654 रखा था ना मैंने, 4। एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना रखा था मैंने? 3 2 1 1 रखा था। तो मान लो आपका 4 किलो ही खत्म हुआ एक दिन में, तब तक रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया कितना? मान लो एट ए टाइम आप 1000 केजी ऑर्डर करते हो ईओक्यू, तो वो ऐड करेंगे। इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए आपका, 1014 केजी से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। इंडिकेटिव लेवल है, इससे कॉस्ट आपका बचेगा नहीं, बट इससे ऊपर स्टॉक जाएगा तो समझ लेना कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ये स्टॉक नीचे लाना है इसके हिसाब से। ओके, एवरेज लेवल एक ऐसा लेवल है जो सिर्फ कैलकुलेट करके रखना है, ये आपको बाद में कहीं पे कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए काम आ सकता है वगैरह वगैरह। इसलिए कैसे निकालते हैं एवरेज स्टॉक लेवल? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल, उसका एक और एक फॉर्मूला है बच्चों, दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग है। और आपने देखा कभी कभार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कभी कभार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगर सिर्फ एवरेज लेवल निकालने के लिए बोला तो दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आंसर निकालो, आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। मैक्स मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इज इट राइट? एंड डेंजर लेवल, डेंजर लेवल से डरना नहीं है। डेंजर लेवल इज वेरी सिंपल, एवरेज कंजम्पशन लेना है इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, जो कि क्वेश्चन में दिया जाता है। ये ऑल्टरनेटिव सप्लायर से खरीदने का इमर्जन्सी लीड टाइम आहे, शेजारच्या दुकानातून साखर आणणे, दुकानातून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, फिर 11 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। यानी सर सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है क्या? यस, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, इसके ऊपर ही ज्यादा एग्जाम्पल है। समझ में आया क्या बच्चों? फिर उसके बाद स्टॉकआउट के एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। यानी हमने जो एजम्पशन किया था ना ईओक्यू मॉडल में कि हमारा लीड टाइम 0 है,
अगर लीड टाइम 0 नहीं हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है, लीड टाइम 0 हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों स्टॉक आउट कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट का रिलेशन समझना है। अगर मैं स्टॉक आउट नहीं चाहिए मुझे तो क्या करूंगा, अगर मुझे स्टॉक आउट ही नहीं चाहिए तो मुझे क्या समझना है, नहीं स्टॉक आउट नहीं चाहिए मुझे तो मुझे सेफ्टी स्टॉक में बहुत सारी यूनिट रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो सर उस केस में आप लोगों को इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट का रिलेशन इनवर्स है। इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, बट स्टॉक आउट नहीं होगा उस केस में। बट अगर आप इन्वेंट्री कम कर देते हो सेफ्टी स्टॉक की तो आपका स्टॉक आउट होने का चांस है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है। यानी सेफ्टी स्टॉक को बढ़ाऊं तो स्टॉक आउट कॉस्ट नीचे आता है बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, सेफ्टी स्टॉक को घटाऊं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाता है। दोनों का ट्रेड ऑफ करना है। तो सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं उसके लिए एक एग्जांपल है, एक वो ही करके जाना है। मोस्टली पूछते नहीं है बट पूछा तो ये एग्जांपल आपको रिवाइज करके जाना है। इसमें एक चीज बस आपको याद रखनी है, यहां पे इन्हें स्टॉक आउट, यहां पे इन्होंने स्टॉक आउट ऑफ टायर्स लिखा जरूर है लेकिन नीचे क्या लिखा है, डिमांड दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में इतना क्लियर करना है कि ये एग्जांपल जो बना के दिया है मुझे डेटा, इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट निकालते समय मुझे परसेंटेजेस निकाल के ये अप्लाई करने हैं वहां पे। आप सॉल्यूशन में देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज यहां पे समझनी है कि ये एग्जांपल सॉल्व करते समय सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑलरेडी कितनी है, 0 है, 0। राइट नाउ हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे, बट हम एक एक सेफ्टी स्टॉक का लेवल रख के देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। हम 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक पहले रखेंगे तो उस केस में यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कितने यूनिट का स्टॉक आउट होगा यहाँ पे, 20 यूनिट एक्स्ट्रा ऑर्डर आएगा तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। सेफ्टी स्टॉक 10 का था ना मेरे पास अभी, हाँ, तो यहाँ पे 40 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, यहाँ पे 70 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। तो 70 यूनिट का स्टॉक आउट तभी होगा जब 80 यूनिट की डिमांड आएगी, और 80 यूनिट की डिमांड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 5%। तो वो जो 70 यूनिट का स्टॉक आउट लिखते हैं ना उसके सामने प्रोबेबिलिटी 5% लिखना मत भूलिएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? वो आपको समझ में आ जाएगा उस पॉइंट पे जाने के बाद। ऑल इज वेल बोल के, ऑल इज वेल बोल के पहला केस समझ लो, ऑटोमेटिक अगले केसेस समझ में आ जाएंगे। डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मेरे मेन बैच में इसको कवर किया है तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो, क्लियर है। मान लो दिक्कत आई तो उस दिन का तारीख लिखा हुआ है अपने एप्लीकेशन पे, वो लेक्चर अपलोडेड है, वहां से वो देख लेना, बस खत्म कर देना वहां पे। बाकी ये एक एग्जांपल छोड़ने के बाद ये आसान है एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक कंसेप्ट है खाली, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये भी लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी रखनी है, 0। ये कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि आपको मटेरियल जब लगेगा तभी खरीद लो, मतलब स्टॉक ही रखना नहीं पड़ेगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 0 हो जाएगी। अच्छा है, थ्योरेटिकली समझना है, बाकी कुछ नहीं। इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया है जो बहुत ही कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये करके जाना बस। इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग स्टॉक लेवल्स, समझ में आया सबको? हाँ, अब इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए अपने पास और एक तरीका है, कौन सा, रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय रिलेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें हम एबीसी एनालिसिस, एबीसी में क्या करना है, इन्वेंट्री को बस सॉर्ट करना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और वो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री वाले सारे टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई करने हैं, ए कैटेगरी के लिए। बी कैटेगरी के लिए मत करो, जरूरत नहीं है। सी के लिए तो बिल्कुल मत करो, बी के लिए करनी है तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बता सकते हो। तो ये ए बी सी में कैसे क्लासिफाई करना है उसके ऊपर एक ही एग्जांपल है, करके जाना है, ठीक है। ए कैटेगरी में कौन से यूनिट्स रखेंगे, जो क्वांटिटी वाइज बहुत ही कम है बट अमाउंट वाइज बहुत ज्यादा है। कैसे करना है वो सब हमने स्टेप वाइज वहां पे देखा है। एफएसएन स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। बच्चों यहां से आगे टॉपिक को फास्ट करना है, ओके, लेकिन यहां तक के सारे एग्जांपल अच्छे से करना है। लगभग 30 एग्जांपल्स हो गए बेटा यहाँ पे, अब बचे कितने, 7 है, ओके। उसमें से एबीसी का एक क्वेश्चन है, एफएसएन पे कोई क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिकल। वीडी मतलब इन्वेंटरी को क्लासिफाई कैसे करेंगे, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल के लिए सारे टेक्निक्स अपनाओ, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, इसेंशियल को कभी कभार सिलेक्टिवली ऑब्जर्व करते रहो एंड डिजायरेबल को देखो ही मत। एचएमएल मतलब हाई, मीडियम, लो कॉस्ट इन्वेंटरी। थियोरेटिकली ये तीनों क्लासिफिकेशंस थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग करना है। एबीसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही है, वो करके जाना है, ओके।
अब क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। सिर्फ दो रेशियोज हमें डिस्कस करने हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो तो चलो समझ में आया, इनपुट इतना तो आउटपुट इतना, एक स्टैंडर्ड रेशियो बना के रखेंगे, उसके हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ है एक्चुअल, वो कंपेयर करके देखेंगे। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड। ठीक है, ये टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतना इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है। लेकिन ये ज्यादा है या कम कैसे पता चलेगा? एक तो इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देंगे, नहीं तो दो मटेरियल्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई। मटेरियल एक्स का 10 आया, मटेरियल वाई का 8 आया, तो क्या समझेंगे? मटेरियल एक्स इज फास्टर देन मटेरियल वाई, यानी मटेरियल एक्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मटेरियल वाई, यानी पैसे कम कहां पे इन्वेस्ट होते हैं? मटेरियल एक्स में, यानी मटेरियल एक्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका अच्छा है एज कंपेयर टू मटेरियल वाई। उसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व करो, उसके बाद कुछ मिसलेनियस एग्जांपल है, और लास्ट टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल बाय फिजिकल कंट्रोल ओवर मटेरियल। फिजिकल कंट्रोल ओवर मटेरियल यानी आप लोग ये सिस्टम्स यूज करके इन्वेंट्री को फिजिकली भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी काउंटिंग वगैरह करके। ठीक है, ये ऑल थ्योरेटिकल मेथड्स है, एक बार आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वेट, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो आज का होमवर्क है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ मटेरियल। लॉस में वेस्ट लॉस अलग होता है, स्क्रैप लॉस अलग होता है, स्पॉइलेज अलग होता है, डिफेक्टिव अलग होता है, ऑब्सोलेंसेस अलग होता है। ये थियोरेटिकली पढ़ के जाना है। इसमें ट्रीटमेंट आपको क्या बताया पता है? नॉर्मल है तो उसको डिनोमिनेटर से डिडक्ट करना है, एंड एबनॉर्मल है तो डिडक्ट नहीं करना है। ये ट्रीटमेंट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वेस्ट। वेस्ट का रियलाइजेबल वैल्यू 0 होता है, स्क्रैप का रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है, स्पॉइलेज खराब हुआ मटेरियल है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, नहीं रेक्टिफाई किया नहीं जा सकता। डिफेक्टिव खराब हुआ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट जिसको रेक्टिफाई करके बेचा जा सकता है। रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट कहां पे जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में जाता है, कॉस्ट शीट में देखा है हमने। तो ये आज घर जाके पढ़ना है, ये प्योर थियोरेटिकल डिस्कशन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। बाद में हम जब आगे कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये सारे कंसेप्ट वहां पे वापस देखने ही है। ओके, तो आज का होमवर्क आपको ये सब ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऐसे डिपिक्ट किया है, देखो चार्ट वाइज सब कुछ, ये पढ़ना है बस। और एग्जाम के पहले भी थियोरेटिकली इसको पढ़ना है, आया तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज। तो आपको ये नॉर्मल वेस्टेज है तो एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पी एंड एल को जाएगा, ऐसे फालतू पॉइंट्स है। स्क्रैप का ट्रीटमेंट देखो, नॉर्मल है तो एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, एबनॉर्मल है तो ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल या फिर जॉब में ऐड कर दो बोला है, जिस जॉब से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आगे जाके कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा मटेरियल चैप्टर पूरा विथ रिवीजन खत्म हुआ। वेट वेट वेट, कुछ कंसेप्ट्स मैंने ऐसे नीचे लिखे हुए हैं जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। स्क्रैप वर्सेस डिफेक्टिव का डिस्टिंक्शन, वेस्ट वर्सेस स्क्रैप का डिस्टिंक्शन, ये ऑल थियोरेटिकल है। फिर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये कहीं पे मॉड्यूल में बीच में है, वहां पे वो एनर्जी हमारी गई ना, तो आगे का जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो रह जाता है। तो ये लास्ट में पढ़ो, बस नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है, कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स दिए है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? ऑल थियोरेटिकल, बिल ऑफ मटेरियल वर्सेस मटेरियल रिक्विजिशन नोट, डिफरेंशिएशन, ऐसे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस मैंने नीचे एंड में दिए हैं। ये एंड वाला थियोरेटिकल पार्ट जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, मैं पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ओके, समझेगा आपको पढ़ने के बाद, बट जो इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आते हैं वो वाला पार्ट मोस्टली कौन सा है अपने चैप्टर में? लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, यानी जो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री एज वेल एज वो पहला वाला पार्ट कौन सा? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ठीक से करेगा, लगभग 30 एग्जांपल उसमें ही है। और बाकी के छोटे मोटे पॉइंट्स में अगर इंपॉर्टेंट बोलूं तो वो रेशियो में कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये कंसेप्ट्स विदाउट फेल करके जाना है, और बाकी सब थियोरेटिकली क्वेश्चन बैंक से, थ्योरी क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चंस, थ्योरी कितने मार्क्स के लिए आता है? 14 मार्क्स के लिए आता है, कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, बट थ्योरी कम समय में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो थ्योरी को इग्नोर ना करना, थ्योरी पढ़ते रहना जो एंड में दी हुई है। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा चैप्टर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ रिवीजन खत्म किया है। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे? एम्प्लॉय कॉस्ट शुरू करेंगे।
और हर ये सिलसिला शुरू रहेगा, हर चैप्टर के एंड में एक आधा एक घंटा गया तो जाने दो, ये रिवीजन लेक्चर्स हम लोग लेंगे और लगे हाथ में वो रिवीजन लेक्चर्स की वीडियो सेपरेट करके एक प्लेलिस्ट बना लेता हूं, सो दैट फ्यूचर में जब भी आप पढ़ाई करने जाओगे तो पहले एक घंटा ये सुन लो, पूरा चैप्टर का आउट कवरेज आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपना पढ़ाई शुरू करो, फिर आपको समझेगा कि इस पे फोकस करना और इसके ऊपर फोकस करना नहीं है। और क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, अगर हो सके फ्यूचर में तो क्वेश्चंस के ऊपर भी हम एक आध दूसरा रिवीजन सेशन ले लेंगे, ठीक है, बट कंसेप्चुअल रिवीजन इज ऑलरेडी डन। ओके, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में।